हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम बहुत ही चुनिंदा टॉपिक यानी कि सभी बच्चों की डिमांड थी KVS लाइब्रेरियन की। जब हम तैयारी कर रहे थे तो बच्चों की ये डिमांड थी कि तैयारी सही तरह हो। अब ये डिमांड आ रही है कि बच्चों का जो KVS लाइब्रेरियन का जिनके भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट बोलो, मार्क्स उन्होंने चेक किए हैं आंसर की में लाइब्रेरियन, ठीक है। मार्क्स चेक करके बच्चों के ये कह रहे हैं कि हमारे 120 प्लस आ रहे हैं नंबर, ठीक है। 120 तक आ रहे हैं जिन बच्चों के, वो डिमांड कर रहे हैं कि सर इंटरव्यू किस तरह दिया जाएगा, क्या क्या आएगा इंटरव्यू में और किस तरह से देना हमें बेटर रहेगा। ये सभी बच्चों की डिमांड रही है कि KVS के इंटरव्यू में हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का देख के चलना चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए रिकॉर्ड में। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि KVS लाइब्रेरियन का इंटरव्यू जब होगा तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज सबसे चुनिंदा टॉपिक, यानी कि जिनका भी 120 प्लस मार्क्स हैं वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी शुरू कर दें, ठीक है। और जो KVS के इंटरव्यू का अभी इंतज़ार करें, जिन्हें लगता है कि हमारा 120 प्लस नहीं है, ये 120 प्लस सेफ पॉइंट है जनरल्स के लिए, यानी जनरल स्टूडेंट 120 है आपके, क्योंकि पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी वो कम गई थी, 100 के आसपास ही गई थी। तो मैं इसलिए 20 बढ़ा के कह रहा हूँ क्योंकि पेपर इस बार हुआ है 2 शिफ्ट में, यानी कि शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो सीधे सीधे मान के चलो, जब हम इस चीज़ को लेके चलते हैं 100 इधर 100 इधर, तो 100 और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100, यानी कि 200 में से 100 आएगा, यानी कि 50%। और इसमें क्या होगा, आपको एक वर्ड आपने सुना होगा क्या, जब 2 पेपर होते हैं या 3 पेपर होते हैं तो क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन। जब नॉर्मलाइजेशन की कहानी कट जाती है तो वो इसी तरह से कटती है, कैसे, 100 इधर 100 इधर 2 इधर और सीधे सीधे 200 में से 50%। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी पता है मुझे, पर मैं उस हिसाब से आपको कन्फ्यूज़न करना नहीं चाहता, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले सब चीज़ को छोड़ते हुए सबसे पहले आती है हमें कि अगर लाइब्रेरी की से पॉइंट लेके चलें। चलिए पिछले साल की मैं आपको दिखाता हूँ, पिछले जो 2018 का जो इंटरव्यू का पैनल बैठा था वो कहाँ था, ठीक है। सबसे पहले उसी को लेके चलते हैं, उसी के बिहाफ पे लेके चलते हैं। चलिए देखिए, ये है वो नोटिस, जो इंटरव्यू का नोटिस आया था उस टाइम पर, ठीक है। उस टाइम पर नोटिस आया था 4/2/29 को, और ये रिवाइज्ड आया था। कोई बच्चे ये कहने लगे कि याद रखना साइट पर चेक कर लो, 2 बार आया था नोटिस KVS इंटरव्यू का, KVS लाइब्रेरी इंटरव्यू। तो ये था क्या, केंद्रीय विद्यालय संगठन हैज़ डिक्लेयर टू इतना इंटरव्यू ऑफ लेफ्ट आउट कैंडिडेट फॉर द इतना, यानी कि लेफ्ट आउट कैंडिडेटों के लिए था ये। और जो वेन्यू सीधे सीधे हम लेके चलते हैं, अब आपको मैं, मेरा ये मतलब है कि आपको ये नोटिस क्यों दिखाया जा रहा है, ये नोटिस इसलिए दिखा रहा है, सबसे पहले हमें जगह का पता होना चाहिए, ठीक है। कि जो KVS का ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो किस हिसाब से चलता है, वो उसी हिसाब से चलता है जहाँ पर वो इंटरव्यू कराना चाहता है। अब हमें ट्रैक रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है कि ये कहाँ की जगह है, ये है JNU ओल्ड कैंपस दिल्ली की, ठीक है। यानी कि हमें कहाँ देने जाना है, दिल्ली में इंटरव्यू में। सीधी सीधी बात ये है, अगर आपको रास्ता पता हो तो आपको ये भी पता होगा कि रास्ते पे चलना किस तरह से। अब आपको क्या पता चल गया कि KVS का इंटरव्यू होता है कहाँ पर, JNU ओल्ड कैंपस न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए अब अपने अपने पेज पे चलते हैं। ये देखिए, ये जो टॉपिक को जो मैं बता रहा था, एक एक अंतर है बस। जो बच्चे कह रहे थे कि इतना अंतर रहेगा उतना अंतर रहेगा, TGT, रुकिए अभी मैं बताता हूँ, TGT SST जिसमें मेरा था, सिर्फ और सिर्फ एक एक का अंतर था, एक एक बस, इतना अंतर, इस तरह से अंतर रहते हैं KVS के इंटरव्यू में। चलिए अब अपने पेज पर चलते हैं।
दोबारा। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई कि अब चलते हैं अपने एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। सबसे पहली बात आती है आपकी, जब आपका ये पता चल रहा है कि आपको कि हमारे 120 प्लस मार्क्स हैं, जिन जिन बच्चों को 120 यानी कि 100 से ऊपर जिनके बच्चों के मार्क्स हैं और वो कैटेगरी में है वो, और जो जनरल कैटेगरी में है यानी जनरल है और 120 प्लस है वो, ध्यान रखना दोनों कैंडिडेट ये है ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप जितने भी जो अदर कैटेगरी है, ये है जनरल वालों सीधे सीधे सेफ, अगर इस सेफ स्कोर लेके चले तो 120 जिनका भी स्कोर है वो बिल्कुल सेफ स्कोर में है। ठीक है बच्चों, सेफ स्कोर में इसलिए हो, अगर आपके 120 है तो आज ही से तैयारी करना शुरू कर दो आप। ठीक है, 120 में है तो, और जो ये 100 वाले कैंडिडेट हैं ओबीसी वाले, ये 50-50 अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। और अगर इससे नीचे हो तो आप रिजल्ट का इंतज़ार करो। मैं औरों की तरह आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहूँगा, मैं सीधे सीधे कहूँगा अगर आपके 100 से नीचे हैं तो आप करो रिजल्ट का वेट। रिजल्ट जब आएगा उसके बाद अगर आपका नंबर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप DSSB की तैयारी कर रहे हो। DSSB की जॉब KVS से अच्छी जॉब है, वो तब पता चलेगा जब आप दोनों तरफ की जॉब कर लोगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि ये जो मार्क्स का खेल है। दूसरा जो चीज़ें हैं हमारी, वो हमें पता चला कहाँ पर, दिल्ली, यानी कि हमारा इंटरव्यू कहाँ होगा, दिल्ली में। यानी कि अभी आपको लग रहा होगा ये बोरियत चीज़ें, यानी सर क्या बोरियत सी चीज़ें पढ़ा रहे हैं या बोरियत सी चीज़ें बता रहे हैं इंटरव्यू में। आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही आपको इंटरव्यू में बिल्कुल 60 नंबर किसी को नहीं मिलने वाले। कोई ये कह दे कि मुझे 60 नंबर मिलते हैं, फिर बाद में पैनल बैठ जाए, कुछ बैठ जाए, कितने नंबर किसी को गए, मैक्सिमम 55-50 इतने मिलते हैं नंबर। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंटरव्यू के बाद, यानी कि यहाँ तक आपको पता चल गया इंटरव्यू में कि हमें जाना है दिल्ली। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पेज में अब लेके चलते हैं सीधी सीधी डॉक्यूमेंटेशन की बात। ठीक है, जिनके भी 120 प्लस है, आंसर की डबल चेक करने के बाद इस वीडियो को देखना, डबल चेक करो। डबल चेक करने के बाद आपको पता चल रहा है 120 है मेरी। सबसे पहले अपनी 10th क्लास की मार्कशीट, फिर 12th क्लास की मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन जो भी आपने ग्रेजुएशन की है, BA, BSc, BCom, ETC। ठीक है, जो भी आपने ग्रेजुएशन की है वो। फिर उसके बाद क्या है आपका बी लीव की मार्कशीट, फिर आपने कोई भी कंप्यूटर का कोर्स किया है उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, ये वो चीज़ है जो हर हालत में सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, फिर आते हैं क्या आपका OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट। यानी कि जितने भी कैटेगरी सब कैटेगरी वाले हैं वो अपने सर्टिफिकेट को ध्यान रखें। यानी कि कंपलसरी है 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल सनद होनी चाहिए, जिसे हम पासिंग सर्टिफिकेट कहते हैं। CBSE वालों के पास जो 2011 के आसपास के हैं उनके पास एक ही चीज़ मिलेगी, जो वो बड़ा सा फर्रा आता है। ठीक है, और उससे पहले के उनके पास पासिंग सर्टिफिकेट और वो, फिर 12th में पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। आपके ग्रेजुएशन के आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए और आपकी मार्कशीट भी होनी चाहिए। जिसको डिग्री नहीं मिली है वो डिग्री कलेक्ट कर ले। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक डिग्री नहीं छापी है, वैसे तो सबकी डिग्री हो गई होगी, छप गई होगी, आप ले लीजिए। नहीं तो आप क्या रखें, एक प्रोविजनली यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट अभी छपवा के रख लें। भले ही आपका इंटरव्यू लेट हो या कुछ भी हो, मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ आज है 19 तारीख। ठीक है, और आपका मई सबके इंटरव्यू होने शुरू हो जाएंगे, मई जून में जब छुट्टियां पड़ेंगी बच्चों की,
तो 6 महीने का टाइम रहता है, प्रोविजनल का टाइम होता है 6 महीने। 6 महीने में आपको मिल जाएगा, यानी कि 6 महीने चल जाएगा अगर आज भी आप इशू करवाने जाएँ तो। यानी कि मंडे को आप इशू करा लीजिए, नवरात्रों में इशू करा लीजिए, नवरात्रे में बहुत अच्छे माने जाते हैं सबके लिए, तो नवरात्रों में इशू करा लीजिए। यानी कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट इन सब का, यानी कि ग्रेजुएशन का। फिर आती है सबसे मेन कहानी जिसके ऊपर हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है, और वो है हमारा बी लीव की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। डिग्री है तो वेल एंड गुड, नहीं है प्रोविजनल लेके आओ उसका। ठीक है, ये आपके हो गए प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये कहानी अभी तभी तक है जिस दिन आपका रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट के बाद जब एक क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको परफॉर्मा तैयार करना होता है, उस टाइम पे 2 चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होंगी, वो मैं बताऊंगा अभी। ये अभी इकट्ठे करने वाली चीज़ें हो रही हैं जो इकट्ठा करके रखने आपको सामान को। ठीक है, ये हो गया, यानी कि आपके पास एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो भी आपने ऐड किया होगा वो लगा लेना, चाहे 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने साल भर जितने का भी हो उसको ऐड कर लेना। एडिशनल कुछ मत लगाना, ज़्यादा चीज़ें आपको दिक्कत देंगी, और दिक्कत इस तरह देती हैं वो, फिर उतना ही आपके पास वर्कलोड हो जाता है, उतने ही डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाते हैं, उतने ही आपके पास बच्चे खुशी खुशी में लगा देते हैं मैंने ये भी कर रखा है, वो भी कर रखा है, पीएचडी कर रखी है, ये भी कर रखा है। कोई रोल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अगर पीएचडी वाला बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है तो सीधे सीधे ध्यान रखना, जितने आप डॉक्यूमेंट ऐड करोगे उतने ही वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। आपने एक कहानी सुनी है कि बावले आदमी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करी जाती और ना ही उससे क्वेश्चन पूछे जाते। स्मार्ट बनो, पर ज़्यादा ओवर स्मार्ट, जैसे कोई बच्चा पीएचडी वाला है, वो पीएचडी वाला सामने जब वो 5 आदमी बैठे रहेंगे ना, प्रिंसिपल 2 प्रिंसिपल बैठे रहते हैं, एक वाइस प्रिंसिपल बैठा रहता है, एक साइकोलॉजर बैठा रहता है, और एक आपका सब्जेक्टर, यानी कि, और वो सारे के सारे यहाँ के नहीं मिलेंगे, याद रखना इस तरफ के नहीं मिलेंगे। अगर हिंदी मीडियम वाला कोई भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है तो याद रखना, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट खास कर ये ध्यान रखना, उन्हें ये महसूस ना हो जाए कि आप बिल्कुल ही हिंदी मीडियम हो। उन्हें ये भी लगना चाहिए कि आपको इंग्लिश आती है, भले ही थोड़ी बहुत आती हो। ठीक है, तो 5 आदमी जो बैठेंगे वो इस तरह से बैठेंगे। ठीक है, अब आती है बात किस चीज़ की, कि यहाँ पे हम पीएचडी वाले की बात करते हैं। पीएचडी वाला जब बैठाएगा उन्होंने आपके फॉर्म में, यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जिसे कहते हैं केवीएस का, उसमें देख लिया पीएचडी, तो पीएचडी से लगभग 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो आपसे पीएचडी से पूछ लेंगे कि आप पीएचडी कर रखी है लाइब्रेरी साइंस में, तो आप यहाँ क्यों कर रहे हो, कॉलेज में क्यों नहीं तैयारी करी, नेट है कि नहीं है आपके पास, इस तरह के क्वेश्चन पूछ देंगे। अगर आपके पास एमलीव और पीएचडी है, बहुत से बच्चे अभी भी ये सोच रहे होंगे कि सर जो बात बता रहे हैं वो पता नहीं क्या बता रहे हैं, पर आप खुद ही सोच के देखो, जब हमारी ये पीएचडी वाली डिग्री आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाई देगी तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहला, कि आप पीएचडी हो, नेट क्वालिफाइड है आपका, ठीक है, और उसमें आपकी डेट भी दिख गई कि आप किस टाइम पास हो पीएचडी या पीएचडी कर रहे हो। तो फिर वो ये पूछेगा आप पीएचडी कर रहे हो तो यहाँ कॉलेज में क्यों, एकेडमिक लाइफ में कॉलेज के में क्यों, आप इस प्रोफेशन में क्यों आ रहे हो, आप कॉलेज में पढ़ाने के लेवल में जाओ, या फिर इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, एक बैड इंप्रेशन पड़ जाता है हमारा। और बैड इंप्रेशन पड़ने का इंटरव्यू का मतलब यही है कि नंबर लेस करने का। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टेप लेके चलना है, डॉक्यूमेंटेशन जितने हमारे डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करना है। अब आती है बात यहाँ तक हमारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट होगा। अब जो बच्चा ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, एससी से है, एसटी से है, ठीक है, एसटी और एससी वाले स्टूडेंट अब ध्यान रखें, सुनो आपकी कहानी। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये 4 कैटेगरी और एक फिजिकल हैंडीकैप। ठीक है, ये जो कैटेगरी है इनमें से ये जो 3 कैटेगरी हैं, ये 3 कैटेगरी, ये आपको ज़िंदगी में एक बार सर्टिफिकेट बनवाना होता है। अगर आपने सर्टिफिकेट बनवा रखा है, आप मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश से है
या कोई एमपी से है, राजस्थान से है, उत्तराखंड से है, ठीक है, ये सारे जितने भी स्टेट है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपका एडवर्टाइजमेंट आया था केवीएस का, उसे देखिए ध्यान से। केवीएस का एडवर्टाइजमेंट जो आया था उसमें आपके आखिरी में परफॉर्मा दिया होगा SC ST का अलग है और PH वालों का अलग रहता है। तो उसे आपको क्या कराना है, उसका सर्टिफिकेट बनवाना है, यानी कि स्टेट का जो आपका क्या बन रहा है, स्टेट का सर्टिफिकेट बनना है कैटेगरी का, उसी के बिहाफ पे आपका क्या बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनता है SC ST एंड PH का, यानी कि परफॉर्मा PH वाले तो खासकर। ये सब चीज़ें आपको जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा उस दिन करा जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, जब अगर आप भी आज या कल चले जाओ आप वहाँ पे पूछेगा किस लिए चाहिए, तहसीलदार यानी तहसील में बनता है, तहसील में आपसे पूछेगा कि ये कहोगे कि मुझे केवी के इंटरव्यू के लिए चाहिए, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया तो दिखाओ। इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है और उसमें तहसीलदार को आप कुछ नहीं करना, ये परफॉर्मा लेके जाना है जो आपके एडवर्टाइजमेंट में है, और परफॉर्मा लेके जाने के बाद उसमें अपना नाम वाम सब भर के ले जाना, उसमें एक फ़ोटो चिपका देना कोने पे, जहाँ भी वो उससे तहसीलदार का जो बाहर जो अटेंडेंट बैठा रहता है वो बता देगा। वो भी आपको मिठाई पानी जो भी लेगा वो देख लेंगे, वो आपके ऊपर है। यानी कि बहुत सारे सुनने में आया था कैंडिडेट का कि वो पैसे वैसे भी की डिमांड कर देते हैं कभी कभी, जो बाहर क्लर्क बैठे रहते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। यानी कि आपकी तहसील में किस तरह का काम होता है, तो अलग अलग मामला अलग अलग चलता है। बड़ी तहसीलों में कभी भी इस तरह काम नहीं होते, छोटे तहसील में भी तहसीलदार कभी भी इस तरह काम नहीं करता, जो करते हैं ये कलर का इस तरह का हो जाता है कभी कभार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो जो परफॉर्मा है वो और एक एप्लीकेशन उसे लिखकर कि मुझे निवेदन है कि सेवेदन निवेदन है कि तहसीलदार महोदय मेरे केवीएस में इतना है ये कि मुझे ये नौकरी लगी है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, मेरा नंबर आ चुका है, मुझे OBC या SC ST सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोवाइड करना है, इस पर मुझे आपकी कृपा होगी, मुझे ये प्रोवाइड कराया जाए। वो मोहर मार कर दे देगा, तो वो सर्टिफिकेट होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट। ऐसे ही आपका जो OBC वाले स्टूडेंट है और SC वाले स्टूडेंट, परफॉर्मा ऐसे ही बनेगा। जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसमें भी OBC और EWS का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, वो आपको बनवाना है। OBC और EWS वालों के लिए ये कहानी है कि वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, 1 ईयर। इनको क्या है, ये ज़िंदगी भर चलेगा, ठीक है। इनके जो सर्टिफिकेट होते हैं वो ज़िंदगी भर चलते हैं, तो इसलिए इन्हें वो सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं। जैसे आपका स्टेट का सर्टिफिकेट बना है OBC और EWS तो कंपलसरी 1 साल के लिए। OBC वालों के लिए जो सर्टिफिकेट है उनको 1 साल का सर्टिफिकेट बनवाना होता है, हर साल उनका सर्टिफिकेट बनता है। और EWS वालों का पता ही है, पूरी फैमिली की 8 लाख वाला जो सर्टिफिकेट है वो बनता है। यानी कि आपका सर्टिफिकेट आपको तब बनेगा जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई कि ये डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट कराने हैं, यानी कि ये कंप्लीट कर लिए, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन की बात हो गई। अब चलते हैं हम, यानी कि एक पेज पे हम लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बाद क्या आती है आपकी कहानी, 2 साइन, ठीक है, यानी कि 2 सिग्नेचर, ठीक है। अब फिर आती है आपकी किसकी बात, सोचिए भाई, जगह की बात, यानी कि आपको कहाँ जाना है, जहाँ भी जाना है उसके लिए जगह भी तो चाहिए। यानी कि आपका इंटरव्यू कहाँ हो रहा है, दिल्ली में, तो आपको दिल्ली में जाने के लिए लिख लेते हैं, हमें पॉइंट लिख लेते हैं फिर, जिससे आपको पता चल जाए। यानी कि अब जो एक पॉइंट क्या है हमारा, सोचिए, ड्रेस क्या पहन के जाओगे आप, ड्रेसेस,
लास्ट क्या बनता है, आपके डॉक्यूमेंट हो गए, साइन हो गए, दो साइन का मैं बताऊंगा, वेन्यू हो गया, ड्रेस हो गई, ड्रेस में शूज़ वूज सब आ जाएंगे, और आपका जो लास्ट बचता है वो इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू कैसे देना है। तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाली बात कंप्लीट हो गई, यानी कि 70% डॉक्यूमेंट हमारे कंप्लीट आपको अभी करके रख लेने हैं। जो 30% डॉक्यूमेंट है वो रिजल्ट आने के बाद ही होंगे, ठीक है। अब आती है दो साइन की बात। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा उस टाइम पे, यानी इंटरव्यू की कॉल आती है, तो उस टाइम पे दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। याद रखना, दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर पहली बात तो हर साल ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हर बार वो दो कैरेक्टर के साइन करवाते हैं, उसका जो परफॉर्मा निकलता है, यानी कि एक परफॉर्मा निकलता है उसमें दो साइन होते हैं कैरेक्टर के। एक तो आप स्कूल से करवाइए, जो आज से आपने 12th करिए या फिर बिलीव करिए, यानी अगर आपने ओपन से करिए बिलीव तो ग्रेजुएशन वाले से करा लीजिए, साइन करवा लीजिए, कोई भी मना नहीं करता। वेरिफिकेशन के साइन कराते हैं कि सर मुझे यहाँ पे मेरी जॉब लगी है, वेरिफिकेशन के साइन करने हैं या करेक्टर देना है। दो करेक्टर, सीधे सीधे दो करेक्टर, सीसी, दो सीसी चाहिए होते हैं, ठीक है। दो करेक्टर के आपके पास क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए। अब आपके पास क्या है, आपको जगह पता चल गई। जगह का क्या है, आपका टिकट या फिर जाने के लिए टाइम। ये ध्यान रखना, अगर मान लीजिए 10 मई को इंटरव्यू है, ठीक है, ठीक है, 10 मई को मैंने इंटरव्यू की मान ली, और 10 मई को है दिल्ली में इंटरव्यू। आप रहते हैं कहाँ, आप रहते हैं आगरा रहते हैं, ठीक है, आगरा रहते हैं, या फिर कहीं भी मान लीजिए, चलिए आगरा को छोड़ दीजिए, हम मानते हैं उत्तराखंड मान लीजिए, ठीक है, उत्तराखंड रहते हो। बहुत सारे ये सोचेंगे कि 10 बजे इंटरव्यू शुरू होगा तो हम पहुंच जाएंगे, नहीं। आप एक दिन पहले, मतलब आप चलिए 8 तारीख को, 8 तारीख को शाम को चलिए अपने घर से, और 9 तारीख को यहाँ पर आकर, यानी कि जैसे जेएनयू कैंपस में है तो जेएनयू कैंपस के पास कोई भी होटल ले लीजिए, या फिर कोई भी जिसमें आपको सस्ता पड़े होटल ले लीजिए, किसी भी, यानी कहीं भी रुक जाइए। 9 तारीख को पूरा रिलैक्स रखिए। सॉरी, 9 तारीख को क्या रखना है आपको, 9 तारीख को पूरा का पूरा रिलैक्स रखना है, अपने दिमाग को एक भी टेंशन नहीं देनी है। डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेना 8 तारीख को ही, जब आप चलो डबल चेक, यानी कि 8 तारीख को सुबह से शाम तक आपको डॉक्यूमेंट चेक कर लेना है, कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो। और डॉक्यूमेंट के भी, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट के 4 सेट बनाने हैं आपको, क्योंकि 2 सेट जमा होंगे और 2 सेट एक्स्ट्रा लेके चलने हैं आपको। कुछ छूट जाए, सर्टिफिकेट है आपके, कोई भी कुछ भी हो, 2 सेट अपने लिए मतलब, और 2 सेट देने के लिए, 4 सेट आपको बना के रखने हैं। फ़ोटो 50 फ़ोटो रख लेना, ठीक है, 50 फ़ोटो, 4 पेन रखना है, यानी कि ये सब चीज़ें आपको तैयार करके रखनी है, ठीक है बच्चों। यानी कि सीधे सीधे लेके चलने हैं, 2 4 फोटो कॉपी सेट की। डॉक्यूमेंट में बता रहा हूँ अभी मैं, 50 फोटो, 4 पेन, गम, स्टेपल, STP लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, स्टेपलर, क्योंकि क्या पता ना मिले स्टेपलर। और क्या होता है, और क्या है आपकी काम की चीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी हुई है, 4 फोल्डर, प्लास्टिक फोल्डर, प्लास्टिक फोल्डर, ठीक है, ये हो गया। यानी कि आपको 4 कॉपी बना लेनी है, 50 फ़ोटो ले लेने हैं,
50 के 40 मिलते हैं। 4 पेन हो गए, गम हो गया, स्टेपलर हो गई, फोल्डर ले लेने हैं जो प्लास्टिक वाले आते हैं जो जिसमें ट्रांसपेरेंट रहते हैं, वो 4 ले लेने हैं। और एक ले लेनी है फाइल। कौन सी? लेदर वाली, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और बी लीव, अपना जो यानी कि बी लीव हो गए, उसके बाद आपने कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो, और आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, आधार और एक आईडी प्रूफ और ले लेना। ठीक है, डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, डोमिसाइल अगर आप लेना चाहते हो तो ले जा लेना। अब ये ध्यान रखो, सबसे बड़ी बात आती है जिनका नाम, वीडियो बहुत लंबी बनेगी, आज आपका इंटरव्यू का ही सारे चीज़ें क्लियर करी जाएंगी, तो इसमें अभी तो हम यहाँ तक भी पहुँचे ड्रेसिंग सेंस पर। जिनका नाम 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में, बी लीव में, कंप्यूटर में, ओबीसी में और आधार में सेम है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, 10वीं में डेट ऑफ बर्थ गलत है, मतलब सही है, और यहाँ पर गलत है आधार कार्ड में, तो सही करा लो। याद रखना, सही करा लो। कुछ भी गड़बड़ हो सही करा लो, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मई जून में इंटरव्यू होगा, तो सही करा लो। कुछ भी गड़बड़ है, कुछ भी माइनर भी गड़बड़ है, कुछ भी गड़बड़ है, वो सही करा लो। फिर आप ये सोचो, मैं अभी से आपको प्रेशर इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स उतने हैं तो सही करा के बैठे रहो, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग चलता नहीं है, होपलेस हो जाता है आदमी, इधर उधर भागने में टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट का काम नहीं होता है, ये स्मार्ट वर्क करके सब सही करा के चलो। यानी कि आपको ये जो चीज़ें हैं, ये 7 चीज़, और ये अपने डॉक्यूमेंट को सही करा के रखना है। चलिए अब चलते हैं हम यहाँ तक पहुँच गए। अगर आप बाहर रहते हो, यानी कि बाहर की बात है, उत्तराखंड में या दिल्ली या फिर कहीं इधर उधर के रहते हो, तो 8 तारीख को आ जाना है, यानी 8 तारीख को शाम को चल देना है, 9 तारीख को आना है। होटल में रुको, कहीं भी रुको, एक दिन में कुछ नहीं हो रहा। अपने साथ किसी एक एक्स्ट्रा बंदे को लेकर आओ। क्यों? क्योंकि आपको कुछ मंगाना पड़ जाए या कुछ बढ़ जाए तो आप उससे मंगा सको। मान लीजिए आपका भाई है या आपके पापा हैं या कुछ भी है, उनके साथ 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा रख के लेके आओ उन्हें। जैसे कि 10 तारीख को इंटरव्यू, तो 10 तारीख को शाम को चाहे आप अगले दिन बैठ जाओ ट्रेन के लिए, या 11 को बैठ जाओ जब आपका इंटरव्यू, पर एक एक्स्ट्रा आदमी को लेके आना। उससे ये फ़ायदा है, आपको इंटरव्यू पैनल में आप वहाँ बैठे हो और वहाँ पर आपको पता चल गया सर कि मेरा ये डॉक्यूमेंट घर या होटल में रह गया, या फिर मुझे डॉक्यूमेंट की चाहिए, तो आप बाहर तो जा नहीं सकते भाई, अटेंडेंस लगती है वहाँ पर आप उनसे मंगा सको। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखना, एक आदमी को लेके आना। अब आती है सारी कहानी हमारे चौथे नंबर के पार्ट पर, ड्रेस। किस पर आती है हमारी कहानी? ड्रेस पर, यानी कि ड्रेसेस, यानी कि किसे कहते हैं ड्रेसेस को, क्या कहेंगे? क्लोथ, CLOT, थिंग। ठीक है, क्लोथिंग पर। अब क्लोथिंग में बच्चों ये ध्यान रखना, मेल के लिए और फीमेल के लिए, मैं दोनों को बता रहा हूँ, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। बहुत सारे स्टूडेंट, खासकर फीमेल, यहाँ पर अब आकर मेरी बात से डिसअपॉइंट हो जाएंगी। पर ये ध्यान रखना, चाहे आप IAS का इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे आप किसका KVS का इंटरव्यू देने जा रहे हो, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तब भी आपको कंफर्टेबल करना पड़ेगा उस ड्रेसिंग सेंस में, क्योंकि चाहे आप IAS बन जाओ, चाहे आप नॉर्मली टीचर बन जाओ, फीमेल कैंडिडेट के लिए आज भी वही चीज़, यानी कि वही ड्रेसिंग सेंस है। ठीक है, चलिए अब ड्रेसिंग सेंस के लिए, यानी कि सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट के लिए लेके चलते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाइट। ध्यान रखना, कलर और भी हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। सर 2 चीज़ ध्यान रखना, 3
4। अब आपको क्या लेके चलना है, डबल वाइट शर्ट। वाइट शर्ट क्यों मैं बता रहा हूँ उसका भी रीजन बताऊंगा। ब्लू पैंट, ब्लैक शू, ब्लैक शूज। और आपकी क्या है, ये चौथा पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपको किस तरह से लेके चलना है, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, वाइट शर्ट रखनी है। अगर आपको अच्छा दिखना है तो सबसे अच्छा जो फॉर्मेट बनाया जाता है यूपीएससी के तौर पर भी या कहीं भी इंटरव्यू के तौर पर, वाइट शर्ट, ब्लू पैंट। और ब्लू पैंट में भी रॉयल ब्लू आपने कलर, जैसे ये वाला कलर है, ये वाला जो इसकी आउटलाइनिंग आपको दिख रही है, यानी कि बॉर्डर की जो आउटलाइनिंग, ये वाली आउटलाइनिंग दिख रही है, ये वाला कलर का रखना है पैंट का। डार्क में रखो, बहुत अच्छे दिखोगे, वेल एंड गुड दिखोगे। अब आपको जैसे यूपीएससी में अगर आप पहन के जाते हो तो वाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट और उसी के ऊपर ब्लू कलर का ट्राउजर, ये सॉरी ब्लेजर एंड टाई, ये होता है ड्रेस कोड। एंड ब्लैक कलर की क्या करना है आपको, शूज़ पहन लेने हैं और सॉक्स भी उनसे मैच करते हुए, यानी कि ब्लैक सॉक्स, ब्लैक शूज़ एंड ब्लैक सॉक्स ही पहनना। ये नहीं कि अतरंगी से कोई से सॉक्स पहन लो, क्योंकि अतरंगी सॉक्स आपको दिखाई देंगे। फिर अब आती है इस ड्रेसिंग सेंस में, इस ड्रेसिंग सेंस में आपका फिटिंग होना चाहिए, बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए। कहीं से भी आपका ये नहीं होना चाहिए कि मांगे हुए कपड़े हैं, जैसे लगता है ना कि मांगे हुए कपड़े हैं, बिल्कुल इस तरह का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल टकिंड, बिल्कुल आपकी बेल्ट, एक होती है बेल्ट, बेल्ट आपकी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। बेल्ट आपकी बिल्कुल, चाहे मैं सीधे सीधे कहता हूँ, अंबानी की औलाद नहीं हो, ठीक है, 50 रुपये की बेल्ट ले लेना, संडे बाज़ार से, कोई से बाज़ार से 50 रुपये बेल्ट ले लो, एक दिन का काम चलाना है, ठीक है। चाहे ज़िंदगी भर आप लाखों की बेल्ट पहनते हो, ठीक है, एक दिन के लिए 50 रुपये की बेल्ट ले लो, अच्छी बेल्ट ले लो जिसमें आपको ये कंफर्टेबल सा लगे, आप अच्छे से लगो। यानी कि समझ में आ गया, वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, बेल्ट, ब्राउन बेल्ट लेना, बेल्ट ब्राउन या फिर ब्लैक ही लेना, अच्छे लगोगे। ब्लैक शूज़ एंड ब्लैक सॉक्स, ये है ड्रेस क्या, मेल कैंडिडेट के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये सोचेंगे कि मैं तो जीन्स पहन के जाऊँगा। बिल्कुल भी मत पहन के जाना, टी शर्ट पहन के जाना। टी शर्ट और क्या जो है जीन्स मत पहन के जाना, कैजुअल में मत जाना, यानी फंकी वंकी जो ड्रेसिंग सेंस होते हैं उनमें मत जाना। ये आपके 10 से 15 नंबर कम करा सकता है, 10 से 15 नंबर तक कम करा सकता है। पहली बात तो ये ड्रेसिंग है ही नहीं कोड, ड्रेस कोड है ही नहीं है। याद रखना, किसी भी ड्रेस कोड को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जितने भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, ये ड्रेसिंग कोड है नहीं। और अगर आप तब भी उसमें जाते हो, मेरी नहीं मानते, तो आपको वो टाइम आपको बता देगा कि आपको उसका दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है शेविंग का। शेविंग, बियर्ड एंड वॉच, ठीक है। देखो, अगर आप फिटिंग की वॉच पहन रहे हो, स्मार्ट वॉच का अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉच पहनना भी मत। बियर्ड, अगर आपकी बियर्ड सही है, अप्रोप्रिएट है, तो ठीक है, वैसे बियर्ड अलाउड नहीं है, बियर्ड रखना मत। शेविंग की बात है, पूरा प्लेन शेव करो, जिसे मूंछ कहते हैं। अगर आपकी जो मूंछ है वो सिंपल छोटी रखो, यानी कि जैसे ये है फेस, बहुत सारे ये होठ है, बच्चों की इस तरह की जो शेविंग यानी कि मूंछ रहती है फिर इतनी रहती, वो रख लो बस। ये क्लीन शेव होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर कोई बाल नहीं होना चाहिए, ये शेविंग पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। शेव ये चल जाता है, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी है, घड़ी आपको एनालॉग घड़ी लेके चलनी है,
अगर आप देखना चाहते हो तो एनालॉग घड़ी रखनी है, वो भी ऐसे नहीं जो बिल्कुल ढीली ढाली हो, बिल्कुल फिट आपके हाथ में फिट बैठ जाए, ऐसी घड़ी रखनी है। ठीक है, अब आते हैं मेल क्या हो गया, फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट में सबसे पहले आती है साड़ी, दूसरा आता है आपका सूट सलवार, और तीसरा जो आता है, बहुत सी जो फीमेल कैंडिडेट है वो पैंट शर्ट में कंफर्टेबल है तो आप पैंट शर्ट पहन के जा सकते हैं। और पैंट शर्ट का आप भी यही रखना, यानी कि पैंट शर्ट का अगर आप रखना चाहते हो तो ये, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पैंट शर्ट ना पहन के जाएं फीमेल कैंडिडेट। सूट, और सूट में भी फिटिंग का सूट में भी जैसे आपने जिसे क्या नाम याद नहीं आ रहा मैं कहाँ देखा है, हाँ यूपीएससी के इंटरव्यू में आपने गर्ल्स को देखा है, या फिर जो जब आईएएस की नॉर्मल ड्रेस होती है वो होती है जालीदार, एक तरह से वो सूट है, चूड़ीदार सलवार कहते हैं उसे, और सूट मतलब एक तरह से फिटिंग वाला सूट होता है, वो कंफर्टेबल है, यानी कि वो आपके लिए अप्रोप्रिएट है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इस तरह का कहीं मुझे गूगल पे मिलता है तो मैं आपको उसकी इमेज अभी दिखाता हूँ। चलिए, वो मुझे कहीं भी नहीं मिला इंटरनेट पर, तो आपको मैं बता रहा हूँ सीधे सीधे, आप कोई भी इंटरव्यू की यानी कि आईएएस का सर्च करेंगे, इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू, उसमें जब आपको दिखाई देगा वो साड़ी दिखाई देगा फीमेल कैंडिडेट, और साड़ी भी हैवी बॉर्डर की नहीं, बिल्कुल सिंपल साड़ी पहन के जानी है, यानी कि सिंपल चूड़ीदार पजामी वाला, हाँ चूड़ीदार पजामी वाला जो सूट आता है उसे पहनना है, फिटिंग का सूट पहनना है आपको, यानी कि फिटिंग कंफर्टेबल होनी चाहिए सूट, अगर सूट सलवार पहन के जा रहे हो तो। साड़ी में आपका बिलोज का जो होता है वो, ये जैसे हाथ है आपका, ये पूरा हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, तो यहाँ पर जो कोहनी होती है उससे नीचे यहाँ तक आपका बिलोज इसका होना चाहिए साड़ी में। और सूट में भी अगर आप सूट पहन रहे हो या फिर फुल बाजू का सूट होना चाहिए, साड़ी में खासकर इतने बिलोज तक लेके चलना, और नॉर्मल साड़ी पहन के जाना, ये आपका। और नॉर्मल जो पतली चप्पल वाले यानी पतली हील्स वाले इतने से जो चप्पल आती हैं, और जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, या फिर ब्लैक कलर के जो, जैसे आपने टीचिंग यानी कि बीएड वीएड में टीचिंग करने जाते हैं उस तरह के जो शूज़ आते हैं, वो जिसमें आगे की नोक जैसे ब्लैक कलर के, वो पहन के जाने हैं। सिंपल वॉच पहन के जा सकते हो। बालों का एक जैसे सिंपल आप बहाते हो, यानी कि आप इस तरह से बहाकर, जैसे आपका आगे के बहाकर और पीछे एक इस तरह से बांध कर, बिल्कुल कहीं भी बाल इधर उधर नहीं होने चाहिए। फेस पर सिंपल टचअप करके जाना, लिपस्टिक विपस्टिक मत लगा के जाना, सिंपल टचअप करके जाना। ईयरिंग छोटे पहन के जाना, बिल्कुल सिंपल से, जो छोटे से बस इतने से आपको दिखाई दें। नोज पिन बिल्कुल सिंपल रख के जाना, यानी कि इस तरह के आपको बन के जाना है, बिल्कुल इंटरव्यू का जो पैटर्न होता है उस तरह से बन के जाना है। ठीक है, ये आपका हो गया है सब चीज़। फाइल, जो फाइल होती है आपकी वो होगी लेफ़्ट हैंड में, यानी कि लेफ़्ट हैंड में पकड़ी जाएगी, राइट हैंड में कभी मत पकड़ना फाइल को, लेफ़्ट हैंड में आपकी फ़ाइल पकड़ी जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट आपको समझ में आ गया। खासकर फीमेल कैंडिडेट के मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप हैवी साड़ी मत पहन के जाना जिसमें सितारे पितारे लगे होते हैं, उस तरह की साड़ी नहीं होती है अलाउड, नॉर्मल साड़ी पहन के जानी है आपको। अगर आपको अब भी नहीं लग रहा तो किसी भी मॉक इंटरव्यू में आप किसी भी फीमेल कैंडिडेट की जो साड़ी होती है उस साड़ी से अंदाज़ा लगा सकते हो। नहीं तो मैं कह रहा हूँ जो जो टीना डाडी और उनकी जो सिस्टर थी, उनकी जो साड़ी थी सिंपल साड़ी थी, लाइट ब्लू कलर की समथिंग साड़ी थी जो उन्होंने इंटरव्यू में यूज़ करी हुई है, कई बहुत सारे फ़ोटो मिल जाएंगे उनके, तो उस तरह की साड़ी जो पहन के जानी है आपको, यानी कि लाइट कलर की, एक लाइट कलर की वाइट एंड ब्लू ब्लैक कलर की जो साड़ी थी वो भी इंटरव्यू में देखी गई है ज़्यादातर, उस तरह की साड़ी पहन के जानी है। सूट में आपको, सूट में नॉर्मल कलर पहन के जाने, जैसे लाइट ब्लू कलर का हो गया, इस तरह के कलर पहन के जाने।
तो यानी कि लाइट करके रखना है, लाइट सब कुछ करके रखना है आपको। लाइट मेकअप, भाई लड़कियों का जो मेकअप है वो तो कंपलसरी है, एक तरह से मेकअप के होगा ही होगा। आप मेकअप करिए सिंपल टचअप, जिसे सिंपल टचअप कहते हैं, सिंपल टचअप। लिपस्टिक की जगह आप जो लिप बाम आती है उन्हें लगा लीजिए। यानी कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, सामने वाले पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अभी ब्यूटी पार्लर से आए हो। ठीक है, यहाँ तक का आपकी ड्रेसिंग सेंस हो गए, यानी कि ड्रेसिंग सेंस के जो नंबर है आपको मिलने चाहिए पूरे। ठीक है, हम कब यहाँ कहाँ तक पहुँच गए, ड्रेसिंग सेंस तक। अब आती है इंटरव्यू की कहानी। अब आपकी इंटरव्यू की कहानी शुरू हो गई। इंटरव्यू, ये कहानी थी शुरुआत की। अब इंटरव्यू में, जब आप इंटरव्यू में पहुंचोगे, सबसे पहले आपकी लगेगी हाजिरी, जिसे कहते हैं आपकी अटेंडेंस। अटेंडेंस में आप बता दोगे कि मैं प्रेजेंट हूँ, साइन कर दिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी कह देते हैं हम, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। डीवी, ये हो गया डीवी। अब डीवी में आपके क्या होंगे, सारी चीज़ें चेक होंगी। जो जो आपने किस में भरे हैं, आपने अपने फॉर्म में भरे हैं। 10वीं की मार्कशीट चेक, 12वीं की मार्कशीट चेक, ग्रेजुएशन की मार्कशीट चेक, पासिंग सर्टिफिकेट हैं चेक है, सब चीज़ चेक हो गई। फिर आता है आपको एक नंबर दिया जाएगा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, यानी कि आपको एक जगह बैठा दिया जाएगा कि आपको इतने पे क्लास बता दी जाएगी, या तो क्लास के हिसाब से होगा कि रूम नंबर 1 में जाना है, रूम नंबर 2 में जाना है, रूम नंबर 3 में जाना है, रूम नंबर 4 में जाना है। फिर उसके बाद रूम नंबर 1 के जैसे 10 बच्चे बैठे हैं, उसके हिसाब से बैठा देगा, पहला का ये, दूसरे ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, एक इधर भी ऐसे ही होगा। यानी कि सब जगह 10-10, 20-20 जितने पैनल को बैठा रहेगा, उस हिसाब से रूम के हिसाब से आपको बैठा दिया जाएगा। यानी कि 3 चरण है आपको। सबसे पहले जाते ही आपकी अटेंडेंस ली जाएगी, यानी कि आप हाजिर हो या नहीं हो, जितने भी टाइम वो रहता है, टाइम रहता है 2-3 घंटे का टाइम रहता है। फिर आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तीसरे नंबर पर आपको वेटिंग, यानी कि बैठाया जाएगा। और बैठा के इतना पकाया जाएगा, इतना पकाया जाएगा, इतना पकाया जाएगा कि जितने आप क्वेश्चन याद करके आए ना, जो रट के आया वो सब भूल जाएगा। ठीक है, वो इसलिए कहता हूँ मैं, रटो मत, याद करो। यानी कि प्रेशर कुकर की तरह से आपको पका पका के सब रटा हुआ याद हटा देंगे, आपको सिर्फ याद करा हुआ ही याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आपकी आ गया है नंबर, यानी कि आप आ गए हो इंटरव्यू देने जा रहे हो। रूम नंबर 1 में है आपका इंटरव्यू, 5वां नंबर है। ठीक है, जो 5 कैंडिडेट आपसे पहले गए हैं उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं, कुछ मत पूछना, दिमाग खराब होगा। 10 आदमी से बात मत करना, कान में अगर अलाउड हो तो लीड लगा के बैठ जाना, नहीं तो कान बंद करना और शांति से अपना दिमाग में अपने डॉक्यूमेंटेशन और अपने बारे में जो जो चीज़ें हैं वो सोच लेना। जैसे ही आप रूम में एंटर हो गए, यहाँ से अब आपकी कहानी शुरू हो रही है। बिल्कुल ध्यान से समझ लेना कि अगर आपने ये गलती कर दी तो आपको कहीं ना कहीं बैड इंप्रेशन बैठ जाएगा। यानी कि रूम एंट्री, ENTRY, एंट्री, रूम एंट्री। ठीक है, रूम एंट्री में जैसे ही आप रूम में एंट्री हो करोगे, यानी कि जैसे ही आप गेट है, ये गेट है, आप ये है कमरा, ये कमरा है, आप इस तरफ से घुसे। ठीक है, यहाँ पर आपका पैनल बैठा है, यहाँ पर एक चेयर पड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड इसलिए रहता है कि आपसे वो पढ़वाना चाहे तो पढ़वा सकते हैं, वो TGT PGT और उनके लिए, आपके KV के लिए, सॉरी KV लाइब्रेरी के लिए नहीं होता। ठीक है, ये आपका गेट है, यहाँ पर आपको आना है, रुकना है। जो आपका पैनल बैठा है उनकी प्रेजेंस, यानी कि उनकी आंखों में देखना है, यानी कि उनकी आंखों से ऐसा लगे कि आप उनके इंटरेक्शन में देख रहे हो, और कहना है सर मे आई कम इन, या मैडम मे आई कम इन। जस्ट सर कहना है, चाहे वहाँ मैडम बैठी हो। यानी कि अगर 3 कैंडिडेट मेल हैं और 2 कैंडिडेट फीमेल हैं, तब भी सर कहना है। और अगर ज़्यादा कैंडिडेट यानी कि फीमेल यहाँ पर, सर मैम मे आई कम इन, सर मे आई कम इन, इस तरह से।
बिल्कुल पोलाइट तरीके से क्या कहना है, सर मे आई कम इन, मैम मे आई कम इन। वो जब कहें कि यस कम इन, तो आपको जाना है। यहाँ पर आपकी कुर्सी है, ठीक है। कभी भी उनके बोलने से पहले मत बैठना, यहाँ पर आकर लेफ्ट में खड़े होना है, यानी कि ये आपकी कुर्सी आपके इधर की तरफ है, तो यहाँ पर आपको आकर या फिर राइट में आकर यहाँ पर आपके खड़े हो जाना है, यहाँ पर या यहाँ पर आकर खड़े हो जाना है। वो कहेगा प्लीज सिट, तो प्लीज सिट करते ही जैसे आप आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए, ठीक है। जैसे ही वो बैठते हो, आपसे आपका जो पैनल होगा वो एक जो मेंबर होगा, मेन मेंबर होगा, वो आपको जो सब मेंबर होगा उनके बारे में बताएगा कि ये है, आपको इस तरह की बात है। फिर आपसे पूछेगा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं अपना आप अपना नाम बता दीजिए। माय फादर्स नेम इज इतना, मतलब मेरा नाम ये है, XYZ है। जैसे कि मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है, आशीष कुमार सिंह, माय फादर नेम इज इतना, ठीक है। ये बताने के बाद माय यानी कि आपको क्या बताना है, माय स्कूलिंग इज़ K1 या K2 जितना भी है, आपको स्कूलिंग बता देनी है, क्योंकि मैं भी KV से पढ़ा हूँ तो मुझे पता है कि KV कि मेरी स्कूलिंग कहाँ से, KV से है, या आपके जो भी है आप DPS से, कहीं से किसी से भी हो, वहीं से आपको बतानी है। माय ग्रेजुएशन इज़ XYZ कॉलेज, माय बिलीव इज़ इतना, यानी कि आपको बिलीव तक बता देना है। एंड एक्स्ट्रा इज़ कंप्यूटर एक्सपीरियंस या और इतना, यानी कि जो आपको लिखा हुआ है वो बता देना, ठीक है। फिर साइलेंट, और ठीक है वो पूछ लेंगे कि फिर उसके बाद क्या आती है कहानी। यहाँ से जब आप मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में आप ये कहानी ख़त्म कर दोगे, ठीक है। 2-3 मिनट में आप ये कहानी जो बताने वाली कहानी है वो ख़त्म कर दोगे। फिर बचती है, अब शुरू होता है यहाँ से इंटरव्यू का पड़ाव। हॉबी आपको बतानी है, याद रखना, हॉबी तक आपको बताना है, यानी कि हॉबी तक जो आपने फॉर्म भरा है उसे ज़रूर देख लेना। बहुत से बच्चे ये हैं कि कहानी लिख देते हैं फॉर्म में कि मुझे ये आता है, हॉबी में ये है, मेरी फलाना ID कार्ड है हॉबी, और उन्हें हॉबी नहीं पता होता। याद रखना, खासकर लड़के हॉबी में खाना बनाना मत लिख देना, नहीं तो खाना बनवा लेंगे वो आपसे, ठीक है। खाना बनवाना, बहुत सारे लड़के सोचते हैं ना कि ओवर स्मार्ट है कि खाना बनाना लिख देंगे, फलाना लिख देंगे, चाहे उन्हें खाना बनाना ना आता हो कि अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ना, बिल्कुल ही भूल के मत लिख देना खाना बनाना है। ये लिखो कि मुझे मूवी देखना पसंद है, मुझे नई नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पसंद है, इस तरह की चीज़ें लिखना। उससे क्या होगा, जिससे आपका इन्फॉर्मेशन, जैसे ही वो देखेगा इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पसंद है, तो आप लाइब्रेरी से जुड़े हो। अच्छा, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पसंद है, क्यों करना पसंद है, सर मैं लाइब्रेरी फील्ड से जुड़ा हूँ क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना इसलिए पसंद है क्योंकि मैं लाइब्रेरी फील्ड से जुड़ा हूँ, कि नई नई किताबों का शौक लाइब्रेरी की फील्ड से ही आया है, और मुझे यहाँ से भी नई नई चीज़ों का शौक पड़ गया है, इसलिए मेरी वो हॉबी है। इस तरह का कह के सिंपल, यानी कि यहाँ तक आपकी कहानी खत्म हो गई। अब जैसे ही आप ये अपना परिचय दे दोगे, परिचय देने के बाद कहानी शुरू होती है नेक्स्ट पड़ाव पर। जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना भी पसंद है, कि सर मुझे इसलिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पसंद है क्योंकि मेरा फील्ड लाइब्रेरी का है, और लाइब्रेरी में नई नई किताबें आती हैं, तो इसलिए मुझे वो फील्ड है, और मुझे नई नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना भी पसंद है, क्योंकि चाहे कोई एक्सपीरियंस हो, हमें एक्सपीरियंस लेते रहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जीवन में हमारे काम आती है। ये हो गया, मैक्सिमम आपके हो गए। अब आपके हो गए 5 मिनट, यानी कि यहाँ तक आपके 5 मिनट हो गए। फिर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फेंका जाएगा कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी क्या है। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी पूछेगा कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी क्या है। सीधे सीधे आपको तो पता है भाई टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी क्या है। कितने तरह की टाइप ऑफ लाइब्रेरी होती है, एक एकेडमिक लाइब्रेरी होती है जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, एक होती है आपकी रिसर्च लाइब्रेरी, रिसर्च लाइब्रेरी होती है कि नहीं होती, एक होती है इस आपकी स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है, एक होती है आपकी पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी। यानी कि बतानी चाह रही है, याद रखना, कभी चाइल्ड लाइब्रेरी, प्राइवेट लाइब्रेरी, आठो लाइब्रेरी पकड़ने शुरू कर दो ना। 4 लाइब्रेरी बतानी है, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी और रिसर्च लाइब्रेरी। ये आपको 4 बता देनी है, और
जब वो पूछे कि और भी कोई तरह की लाइब्रेरी थी, कि सर मेनली 4 तरह की लाइब्रेरी हम पढ़ते हैं। फिर आ जाती है चाइल्ड लाइब्रेरी, जो एकेडमिक लाइब्रेरी का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। फिर नेशनल लाइब्रेरी, यानी कि आपको नेशनल और यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी दोनों में कन्फ्यूज़न मत हो जाना। पब्लिक लाइब्रेरी, इंटरनेशनल लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि आपको फिर उसके बाद बतानी है। जो 4 लाइब्रेरी है वो आपको बता देनी है, मैं जो पढ़ाया था, ठीक है। यानी कि यहाँ तक आपकी बात हो गई। फिर आते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, एकेडमिक लाइब्रेरी जो आपकी ये केवीएस की लाइब्रेरी में किस में आती है, तो एकेडमिक लाइब्रेरी में आती है, आप जवाब दे दोगे। अब एकेडमिक लाइब्रेरी में आपसे एक क्वेश्चन वो पूछेगा कि आपको जो क्या बुक है, बुक को किस तरह से लाइब्रेरी में आप अरेंज करोगे कि आपको समय भी कम लगे और आप उसको अरेंज भी कर पाओगे। तो यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे कि जो अरेंज किस तरह करोगे। आपको अरेंज कर देना है सर, लाइब्रेरी के हिसाब से हम सीधे सीधे हम बुक को कैटेगराइज डाल देंगे कि हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग, इस तरह अलग, इंसाइक्लोपीडिया रेफरेंस सेक्शन को पूरा अलग कर देंगे। फिर अगर हमें और भी डिटेल में लेके जाना है, हिस्ट्री का सेक्शन अलग, या फिर टेक्स्ट बुक अलग, रेफरेंस बुक अलग, जो अलग बुक आती हैं वो अलग, यानी कि इस तरह से पेपर को हम एक अलग होर्डिंग में लगा के पेपर को रखेंगे। तो इस तरह से आपको डिटेल्ड सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर आपसे पूछा जाएगा 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी पूछा जा सकता है, सीसी पूछा जा सकता है, डीडीसी पूछा जा सकता है, और यूडीसी पूछा जा सकता है। इनके बारे में पूछा जा सकता है। ये भी हो सकता है कि आपसे एक आधा नंबर भी बनवाया जा सकता है, यानी कि वहाँ पर डीडीसी और सीसी पड़ी रहती है सामने, तो उसमें से आपसे कह देंगे कि आप बताइए कि हमें कोई भी किताब का नाम बता देंगे, उनसे कहेंगे कि आप एक नंबर बना के दिए। घबराना मत बिल्कुल भी, उठाना किताब, अगर डीडीसी से पूछे तो डीडीसी उठा लेना। सीधे सीधे मेनली अगर बड़ी किताब होगी तो ये मान लीजिए शुरुआत के 3 नंबर जो होते हैं, 1 2 3, जिसे हम 3 नंबर कहते हैं, पॉइंट से पहले के 3 नंबर और पॉइंट के बाद के 2 3 नंबर बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, इतना तो आपको पता है, ठीक है। क्या देखना है, पहले वो देखना है कि जैसे मान लीजिए इंडियन हिस्ट्री इन 1857 की किताब आ गई, तो पहले क्या देखना है, इंडियन हिस्ट्री कहाँ जा रही है, उसे लेना है। इंडिया का कोड क्या है, 44 है, 42 है, वो बता देना है आपको, ये याद रखना है, कोड भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको ये क्लास में करा दूंगा, सीसी वाली और डीडीसी वाली, कोड वाली, तो वो भी आपका, यानी कि यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, इंटरव्यू पूरा आपका कंप्लीट हो गया। जो चीज़ वो पूछे वही बतानी है, उससे ना ज़्यादा ना कम। बहुत सारे स्मार्ट ये सोचते हैं, यानी बच्चे स्मार्ट समझते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ, कि हमें ज़्यादा पता है। अगर उन्होंने पूछी एक चीज़, वो सोचते हैं 10 चीज़ बताऊंगा मैं। कैसे इन्होंने एक चीज़ पूछ दी, ना 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 ना, गलती मत कर देना। जो सामने बैठा है वो आपसे एक्स्ट्रा ज़्यादा जानता है। साइकोलॉजर जो चुपचाप बैठा रहेगा ना कोने में, वो यही देखता है कि आप स्मार्ट तो नहीं बन रहे हो। स्मार्ट बनोगे कभी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ सकते, याद रखना, स्मार्ट मत बनना, ठीक है। अगर एक सवाल पूछता है, एक सवाल ही बता देना। अब बहुत सारी कंडीशन में आपको ये आएगा कि मुझे नहीं आता, ठीक है, तो कह देना कि सर मुझे पता है पर अभी याद नहीं आ रहा, मुझे इतना पता है इसके बारे में और मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पा रहा। या फिर आपको बिल्कुल ही नहीं आता, तो सॉरी सर मुझे इसके बारे में नहीं पता, ठीक है। तो कुछ नहीं कहेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। अब हर क्वेश्चन में सॉरी मत कह देना, यानी कि आपसे मान लीजिए इंटरव्यू को 10 क्वेश्चन पूछने और 10 में सॉरी कहने लगे, सॉरी 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 सर मुझे नहीं आता, सॉरी सर मुझे नहीं आता, सॉरी सर मुझे नहीं आता। तो पहले फिर अब आती है कहानी, अच्छा चलो, तो अगर आप लाइब्रेरियन होते तो क्या करते, लाइब्रेरियन की अगर ये नौकरी आपको ना मिली तो क्या करोगे आप, फलाना करोगे, डिगड़ा करोगे। फिर वो मतलब टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। वैसे टाइम पास कर देने वो भगा देते हैं, क्योंकि यूपीएससी में होता है वो टाइम पास करने वाला, यहाँ पर तो सीधे कह देते हैं जाओ, ठीक। यानी कि आपको करना है, सॉरी मत कह देना। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी आता है तो सॉरी मत कह देना, उसका बताने की कोशिश करना।
यानी कि मान लीजिए आपको पूछ लिया 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी बताइए, ठीक है, आपको अंदर के नहीं पता, पाँचों के पाँचों लॉ पता है, बता दिया अपने सर की मुझे इतने हैं ये पता है, और फिर उसमें थोड़े बहुत अंदर के, वैसे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को याद करके जाना यार, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी कि आपको यही नहीं पता तो आप लाइब्रेरी को कैसे संभालोगे। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी सारे याद कर लेना, कब बने थे, कब किसने बनाए, ये सब चीज़ें, ऐसा रंगनाथन जी का पूरा नाम याद कर लेना, ये सब चीज़ें आपको पता है, मैंने बता भी चुकी है, ठीक है। तो यानी कि सॉरी सर मत कह देना, सॉरी सर का से पहले आप कि सर ये जैसे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी है वो इसलिए, यानी कि 5 लॉज में ये है, टाइम की बचत, पाठक का समय, और ये सब सीधे 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 एक चीज़ पे डिपेंड करती है, चाहे हम किसी भी चीज़ को लेकर चलें, चाहे वो 5वां लॉ हो चाहे पहला लॉ हो, वो इंटरकनेक्टेड है हमारे पाठक के समय के ऊपर, बचाने के ऊपर। हमें लाइब्रेरी का खोलने का उद्देश्य यही है कि हमें पाठक का समय बचाना है और ज्ञान का प्रदान करना है, सिंपल सीधा। फिर पूछे क्यों, कैसे, अगर 5वां हो तो वर्धनशील संस्था है, पर सर वर्धनशील संस्था जरूर है, पर हमें उस चीज़ में भी पाठक को बचाने की, यानी पाठक को उसे बढ़ाने के, उसे ज्ञान को प्रदान करने के लिए ही लाइब्रेरी को, स्टाफ को और लाइब्रेरी को बढ़ाया जा रहा है। ये कह के फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछेंगे उनके बारे में बता देना, यानी धीरे धीरे एक आधा कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, फिर आपसे एक नंबर निकलवा लेगा, यानी कि ये सब चीज़ें हो गया। जब वो इतनी कहानी कंप्लीट कर ले, एकदम उठ के नहीं भागना है, ठीक है। जैसे ही वो आपका सारा इंटरव्यू कवर हो जाए, फिर आपसे वो कह देंगे ओके, अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू से, यानी कि आपसे बात करके या फिर कुछ भी, तो और वो कह, यानी कि मजाक में कभी भी ये कह देते कि अच्छा आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, नहीं, कहते ना सॉरी सर मुझे कोई, मेरी कोई क्वेरी नहीं है, मैं इतना वो नहीं हूँ, सीधे सीधे इतना भी मत कह देना, ये कह देना सर नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा, ठीक है। ये कह के वो ये कहेंगे कि जाइए, उठना है, यानी कि ये आपकी टेबल चेयर है, उठना है, पीछे आना है, यहाँ पर आना है, कहना है थैंक यू सर, या फिर आप पहले सबसे पहले यहीं बैठे रहिए, यहाँ पे बैठ के थैंक यू सर, उठना है, फिर यहाँ पर आके थैंक यू सर, फिर जाकर यहाँ पर पीठ एक बार जाइए गेट की तरफ, उनकी तरफ को मुँह करके फिर आपको लीव कर देना है। ये ध्यान रखना, जो टिप मैं बता रहा हूँ बिल्कुल यही टिप लेके चलना, यानी कि उठना है, ऐसे उठना या फिर इस तरह से उठना, जैसे आपको बैठे थे उससे अपोजिट उठ जाना, जैसे कि आप इधर से बैठे हुए थे तो इधर से उठ जाना, इधर से उठ के, यानी कि खासकर तो लेफ़्ट से, इधर से राइट से उठना बेटर होता है, राइट से उठिए, यहाँ पर आइए, यानी थैंक यू यहाँ आपने कह दिया थैंक यू सर, थैंक यू मैम, फिर लीव करके निकल जाना है। सिंपल, आके कुछ नहीं करना, ज़्यादा प्रेशर मत देना अपने दिमाग पर, और ये कहकर आपको आ जाना है। यानी कि इतनी सारी कहानी आपको लेके चलनी है इंटरव्यू के लिए, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। यानी कि ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है। 2 साइन, ये जो करेक्टर वाले साइन है ये आपके तब होंगे, ओबीसी सर्टिफिकेट तभी होगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, टिकट तभी होगा जब आपका होगा, कपड़े ये सिलवा के रख लो या बनवा के रख लो, वैसे एक आजकल कहीं भी जाओ सीधे सीधे 500-600 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये तक की पैंट मिल जाती है, 700-800 रुपये, 500-600 रुपये की शर्ट मिल जाती है, जूते मिल जाते हैं, सब जगह कंफर्टेबल है। अलाउ लेडीज़ के लिए दिक्कत है थोड़ी सी, लेडीज़ के लिए उनका ब्लाउज व्लाउज या फिर उनका सूट बनने में फिटिंग का वो दिक्कत होती है, तो आप का अर्जेंट में सिलवा लेना, ठीक है। पर लाइट कलर लेके चलना, लाइट कलर से आपको तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर डार्क कलर लेके चलोगे, देखो डार्क कलर लेके चलना, देखो ज़िंदगी भर आपको डार्क कलर पहन के चलना है, पर जो पैटर्न है साड़ी एंड सूट सलवार आप पहनिए, कंफर्टेबल जालीदार सूट पहनिए वो, या फिर सूट सलवार भी आप फिटिंग का पहन के चलिए, जिससे आपको चटक कलर मत पहनना, बस जितना भी ध्यान रखना, चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, चटक कलर मत पहनना। बॉयज़ को तो मैंने खास कर कहा है वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन लो, या लाइट ब्लू बोलो, डार्क ब्लू कलर की पैंट पहन के जाओ, बहुत अच्छे लोगोगे। ब्लैक कलर के शूज़ पहन लो, ब्लैक नहीं पहनते ब्राउन कलर के शूज़ पहन लो, मस्त लगते हैं, और आपका इम्प्रेशन इस तरह का बैठता है। शेविंग करके जाना, बाल कटवा के जाना, बाल ऐसे नहीं हो बिखरे हुए हो आपके बाल, चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो, बिल्कुल बाल बिल्कुल
जिसे कहते हैं ना, जैसे शर्ट टक इन होती है, ऐसे बाल आपके बिल्कुल टक इन हो। एक दिन के लिए जो बॉयज़ हो वो अपने बाल में जेल लगा के सेट कर लेना, यानी सेट करके रखना। बाल क्या नाम कान पे आपके ना आते हो, कटवा लेना कान के पास से थोड़े से, यानी कि पूरे मेंटेन करके चलना। घड़ी आपको बताइए बिल्कुल ऐसी ना हो ढीली ढाली, सही तरह की हो घड़ी। एक दिन पहले पहुंच जाना है, एक दिन पहले आपको वहाँ पर आराम करना है, घूमना फिरना है। अगर किसी का इंटरव्यू चल रहा है तो उससे जाके वहाँ पूछ आना क्या 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 चीज़ें मांगा है, क्या क्या चीज़ें नहीं, जाके कितनी दूरी पे है वो देखे आना है। अगर आपका इंटरव्यू का टाइम लिखा हुआ 8 बजे, 8 AM पर, तो इतने AM पर पहुँच जाना है। सीधे सीधे जाकर पूरे दिन खाना कुछ खा के जाना आराम से, क्योंकि पूरा दिन लगेगा। और खाने भी क्या खाना है आपको, बिल्कुल लाइट नाश्ता, यानी कि ये मत कर देना आपने खा लीजिए सुबह सुबह छोले भटूरे या फिर नान और क्या नाम लच्छा पराठा, इस तरह की चीज़ें खा लिए ना, एक दिन में कुछ नहीं जाता। सीधे सीधे जो लाइट वाली नमकीन आती है ना वो खा लो, हल्की सी चाय या दूध पी लो, कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी पी लो खासकर, या चाय पी लो, दोनों। दूध मत पीना, कॉफ़ी या चाय पी के उससे दिमाग थोड़ा सा ये रहता है, एक्टिव सा रहता है, ठीक है। कॉफ़ी या चाय पी लेना, अपना लाइट वाली नमकीन खा लेना। समोसा अवॉइड करना, खासकर अगर आपको फ्रेश पेटीज़ मिल जाए तो पेटीज़ खा लेना, समोसा क्या ना भारी हो जाता है। और अगर सैंडविच मिल जाए तो सैंडविच खा लेना, यानी कि इतना मतलब खा के पेट को आपको फुल भी रखना है और पेट में ज़्यादा चीज़ें मत लेके चलना, ठीक है। जेब में राइट हैंड की तरफ आपका रुमाल होना चाहिए, बॉयज़ ध्यान रखना। फ़ोन लेके जाओगे साइलेंट करके लेके जाना, या फिर फ़ोन को बिल्कुल भी मत लेके जाना। मैं तो ये कहूँगा फ़ोन लेके मत जाना, अपने बैग में डाल देना, जो बैग आप लेके जाओगे, जो आप बाहर जमा करोगे, तो उसे में सब सामान डालकर चले जाना। इतनी कहानी थी इंटरव्यू की। और ख़ासकर फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, पर्स, बेल्ट और रुमाल, जूते, सॉक्स, लड़के ध्यान रखना। पर्स है उनका, वो इतना हैवी ना हो जिसमें इतना उनके पीछे इतना मोटा मोटा सा दिखाई दे, बिल्कुल अवॉइड कर देना, बैग में डाल देना। कैश आपका अपनी पीछे वाली जेब में डाल के, या जेब पीछे वाली जेब में डालना, ऊपर वाली जेब में कुछ मत रख देना, यानी कि जो आपकी शर्ट है ऊपर वाली जेब में कुछ मत रखना। खासकर आजकल तो इस तरह की आ रही हैं जो जिनमें जेब ही नहीं है, वो रख लेना। वो शर्ट हो वो भी अच्छी है, अगर आपके पास जेब वाली शर्ट है तो उसमें कुछ मत रखना। पीछे की जेब में कैश रख लेना और अपना पर्स अपने बैग में डाल के छोड़ देना। फ़ोन है आपका साइलेंट करके बैग में डाल देना। रुमाल है, रुमाल हर हालत में रखना राइट हैंड साइड की जेब में। रुमाल और फ़ोन का आपको पता ही है, बहुत पुरानी कहानी है कि अगर आप रुमाल को लेफ़्ट जेब में रखते हो और आप राइट ही हो, तो आप और फ़ोन को राइट जेब में रखते हो, तो आपका मतलब यही होता है कि आप फ़ोन को ज़्यादा तवज्जो देते हो, रुमाल को कम। इसलिए रुमाल राइट जेब में रखा जाता है और लेफ़्ट में फ़ोन, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, ये जो कहानी थी, अगर इसमें भी कोई भी किसी को क्वेश्चन हो या कुछ भी पूछना हो पूछ लेना। उससे पहले जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उससे पहले भी आपको एक वीडियो मिलेगी कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो, और आपको अच्छी लगी होगी कि जिस बच्चे को क्या क्या समस्या थी, क्या क्या चीज़ें करनी थी, वो किस तरह से कर सकता है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे बच्चों को पता चल जाए। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।